हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी सेक्शन को, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया या आपके कितने मार्क्स आए हैं। 30 में से आउट ऑफ 30 आप कितने ला पाए हैं, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वो क्या कहलाती है। यानी कि सीखना जब रुक जाता है, लर्निंग या अधगम जब रुक जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड है या वो जो अवधि है वो क्या कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो जब आपकी लर्निंग रुक जाती है तो उस रुकने को, या जब उन्नति नहीं होती है लर्निंग की, तो उसको हम बोलते हैं सीखने का पठार। और ये कई कारणों से होती है, जैसे अभ्यास की कमी से भी सीखने का पठार हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में या विषय में रुचि ना हो तो भी सीखने का पठार हो सकता है, या किसी सब्जेक्ट का अधिक कठिन होना, यानी कि बच्चे की मानसिक क्षमता से उसका अपर लेवल होना, तो भी सीखने का पठार हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को सही समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र हैं उनके जोड़े कितने होते हैं, 22, 23, 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जोड़े पूछे गए हैं, यानी कि दुगने पेयर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 23। और अगर गुणसूत्र पूछे जाते, जोड़े ना पूछे जाते, तो होता 46। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, यानी कि आईक्यू का सूत्र क्या है। मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या फिर वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। और इस परीक्षण को किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने विकसित किया था। पर इसमें जो मल्टीप्लाई 100 है, इसको टर्मन ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई 100 टर्मन ने लगाया था, बाकी ये जो सूत्र है इसको दिया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हल ने, थॉर्नडाइक ने, होगार्टी ने, या फिर स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसको स्किनर ने दिया था, यानी कि वीएफ स्किनर ने दिया था। और इस सिद्धांत में चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया, और इस सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहते हैं। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर गेस्टॉल्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला था कि जो मनुष्य है वो गलती करके सीखता है या आगे बढ़ता है। कुल मिला के इनका जो प्रयोग है वो बिल्ली पे करके इन्होंने इस सिद्धांत को निकाला था, प्रयास व भूल। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर अधगम का सिद्धांत। यानी कि कोहलर का ये कौन सा सिद्धांत है, इन चार ऑप्शन में से कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अधिगम का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने प्रयोग किया था किस पे, चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, या फिर स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, कैटल, आर बी कैटल। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अभी पहले ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन में था कि अधिगम का पठार क्या होता है, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक कारण है जिससे अधिगम का पठार नहीं होता है, जिसके ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, या फिर ज्ञान की सीमा। तो जो विद्यालय का असहयोग है इसके कारण अधिगम का पठार नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, या फिर समस्या समाधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समस्या समाधान। यानी कि जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर क्रॉनबैंक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेट्स व अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया है कि अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो जो गोलमैन है, डेलियन गोलमैन, इनका जो संबंध है वो संवेगात्मक बुद्धि से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का एक प्रकार है, जबकि बाकी के ये जो तीन हैं इनका संबंध अधिगम से है, लेकिन इसका जो संबंध है वो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत से है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्राइड ने, युंग ने, मन ने या फिर आलपोर्ट ने। तो अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी ये तीन व्यक्तित्व हैं और इनका वर्गीकरण जो किया है वो युंग ने किया है। ये जो सेशन है, ये वीडियो आपके लिए एमपी टेट के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सीडीपी जिस भी टेट में आती है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली एमपी टेट के लिए तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है न्यूनतम स्तर पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है ज्ञान, पहला जो ऑप्शन है वो है ज्ञान जो है वो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे न्यूनतम स्तर है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये जो तत्व हैं ये बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का। एक बालक जो है वो साइकिल चलाना जानता है, उसके बाद वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है किसका? लर्निंग का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द्रुतगामी विकास का नियम, शारीरिक विकास के प्रमुख नियम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि आपसे नहीं पूछा गया है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन जो है वो किसने दिया है? गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने या फिर डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरलॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वुडवर्थ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकडूगल, यानी कि जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है।
नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसने कहा है? डम्बिल ने, रॉस ने, मन ने या फिर मैकडूगल का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डम्बिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? जब भी बात नॉट एक्सेप्ट की हो तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहु अनुक्रिया का नियम। बाकी के जो तीनों नियम हैं ये सीखने के मुख्य नियम में शामिल हैं, जबकि बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के गौण नियम में शामिल है, यानी कि सहायक नियम। गौण नियम का मतलब है कि सहायक नियम में शामिल है, पर मुख्य नियम में नहीं है। मुख्य नियम के बाद आता है गौण नियम। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, ये सही नहीं है। या फिर सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया है, ये सही नहीं है। या फिर सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलव द्वारा दिया गया है, ये। या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा दिया गया है, ये। तो ये क्वेश्चन तो अभी पहले ही हमने पढ़ा है कि सीखने का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वी.एफ. स्किनर द्वारा ही दिया गया है, और ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीखने का समग्र सिद्धांत जो है ये हल द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने, युंग ने या फिर दो ऑप्शन और है, कैनन ने या फिर स्प्रेंजर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा है वो कैनन ने की है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या फिर स्टर्न ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्पीयरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इनके अनुसार जो बुद्धि है वो दो प्रकार की है, एक है सामान्य मानसिक योग्यता और एक है विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है, इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो का, गॉल्टन का, रॉस का या फिर वुडवर्थ का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस गाल्टन, यानी कि गाल्टन का जो नाम है वो सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या फिर मध्य किशोरावस्था से? तो जो विद्रोह की भावना है ये संबंधित है मध्य किशोरावस्था से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस अवस्था में जो बालक का स्वभाव है ना वो बहुत विद्रोही हो जाता है और वो अपने साथियों से अधिक प्रभावित होता है। तभी कहते हैं कि इस उम्र में संगति का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और आपने कितना स्कोर किया है ये एक बार ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एमपी के मॉडल पेपर का हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम ईवीएस को डिस्कस कर चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो थैंक यू।